नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के कई शहरों में मुस्लिम इलाकों में मंदिर मिलने का सिलसिला जारी है। अब अलीगढ़ में शिव मंदिर मिला है, जिसके बाद वहां भी पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। संभल, वाराणसी और मुजफ्फरनगर में बंद पड़े मंदिर मिलने के बाद एक और बंद पड़ा मंदिर अलीगढ़ में मिला है। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके में घनी मुस्लिम आबादी वाले सराय रहमान मोहल्ला में यह मंदिर मिला है। बताया जा रहा है कि मंदिर 50 साल पुराना है, जो कि बंद पड़ा था। इस मंदिर में पूजा पाठ नहीं हो रही थी। मंदिर से देवी देवताओं की मूर्तियां भी गायब मिली। आरोप है कि मंदिर में एक शिवलिंग स्थापित था, जिसे मिट्टी में दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसकी सूचना मिलने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और शिवलिंग को मिट्टी में दबाने का विरोध किया। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की धुलाई की और शिवलिंग की पूजा शुरू कर दी। मंदिर पर पूजा करने का सिलसिला लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में कुछ साल पहले तक कंजर आबादी रहती थी, जो इस मंदिर में पूजा पाठ करती थी। धीरे धीरे कंजर आबादी में रह रहे लोग मुस्लिम समाज को अपना मकान बेचकर चले गए। तब से ये मंदिर इसी हाल में पड़ा था। शिवलिंग भी बने हुए हैं और यहाँ पर बाबा नंदी का स्थान भी है और हमारे हनुमान बाबा का भी स्थान है और हमारे भोले शंकर और माँ पार्वती का भी वो है स्थान। और बड़ी शर्म की बात है, 1975 का मंदिर और इसको भी घेरने का प्रयास किया गया। ये बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये फैक्स जाएगा और उनको अवगत कराया जाएगा और जिन्होंने ये हरकतें की है उनके यहाँ पर बुलडोजर चलेगा। हमने करीब 12-15 मंदिर अलीगढ़ के अंदर भी ऐसे चिन्हित किए जिनकी हम जानकारी जुटा रहे हैं, जो कि अवैध रूप से कब्जाए हुए हैं मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा। और हमने एक प्रण लिया है कि हम अपने सारे मंदिरों को कब्जा मुक्त कराएंगे, वहाँ पूजा पाठ प्रारंभ कराएंगे। अभी हम एडीएम सिटी साहब के पास आए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मंदिर में हनुमान जी और महादेव जी की खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। मौके पर पहुंची बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने एफआईआर की मांग की। पूर्व मेयर ने सीएम से शिकायत करने की बात कही है। पुलिस और प्रशासन की टीम सक्रिय होकर इसकी जांच कर रही है। जो शिकायत दर्ज कराई गई है कि इसको अवैध रूप से कब्जा किया गया है, इस संबंध में भी जांच कराई जाएगी और जिन भी लोगों द्वारा इस मंदिर पर अवैध कब्जा किया गया है उनके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई भी की जाएगी, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा। मंदिर में पूजा पाठ शुरू हो गई है और पुलिस मामले पर नजर बनाए हुए है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। यहाँ पर मूर्तियां मिली हैं जो खंडित थी। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि हर सोमवार और शनिवार और मंगलवार को यहाँ पर शिव जी और हनुमान जी की पूजा की जाएगी। देखने वाली बात ये होगी कि अब यहाँ पर इन लोगों ने मंदिर अतिक्रमण को लेकर थाने में एक तहरीर दी थी, मुकदमा दर्ज कराने को लेकर मांग की थी। पुलिस ने कहा है जांच के बाद इसमें मुकदमा दर्ज करेंगे, किन किन के नाम आते हैं और यहाँ पर किन किन लोगों पर अतिक्रमण की कार्रवाई होगी। अलीगढ़ से न्यूज 18 रंजीत सिंह। उत्तर प्रदेश के संभल में एसपी सांसद जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको बता दें कि बिजली चोरी के आरोप में उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं उनके पिता पर बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। संभल से एसपी सांसद जिया उर रहमान बर्क के खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि उनके पिता ममलुकुर रहमान बर्क और 2 बाउंसर वसीम व सलमान के खिलाफ बिजली अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी देने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। तो अब रविंदर ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा, जो है जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। हाँ। क्या धमकाया? एक मिनट बोलने दीजिए। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है, धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ। उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर
बिजली टीम ने जब फोर्स के साथ सांसद के दीपासराय स्थित घर पर बिजली के सामानों की जांच की तो 16 किलोवाट से ज्यादा की बिजली खपत पाई गई, जबकि पिछले 6 महीने से उनके घर की बिजली खपत 0 मिल रही थी। हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया, उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई। संभल से एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी का आरोप लगा है, जिस पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि ये सब अधिकारियों का खेल है, बीजेपी के सांसदों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। खेल तो उन्हीं के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहां के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें, वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि ये बिजली विभाग का काम है, बिजली चोरी की रिपोर्ट मिलने पर एक्शन हुआ है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। तो बिजली विभाग के लोग बताएंगे, यदि चोरी कहीं हुई है तो कानून अपना काम करेगा। उत्पीड़न या परेशान नहीं किया जा रहा, उनका आरोप है। आप पता करें, यदि चोरी हुई है और पुलिस विवेचना कर रही है, FIR हुई है, कानून अपना काम करते हैं, सरकार से कोई लेना देना नहीं। संभल में मामले की गंभीरता को देखते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों ने एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली काट दी है। पुलिस बड़ी संख्या में फोर्स लेकर पहुंची थी, जिसके बाद बिजली विभाग की टीम ने करीब 1 घंटे तक बिजली के कई उपकरण चेक किए। स्मार्ट मीटर और घर में उपकरणों की जांच करने पर बिजली की खपत करीब 16,480 वाट पाई गई। पुराने मीटर में भी लैब की जांच रिपोर्ट में बिजली चोरी की पुष्टि हुई है। वहीं घर में जांच के दौरान सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क पर बिजली अधिकारियों को धमकाने का आरोप है। ऐसे में सांसद और उनके पिता पर हुई FIR ने एक बार फिर सियासी पारा हाई कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत चीन के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की मीटिंग से अपने देश के लिए अच्छी खबर आई है। दोनों देशों के बीच हुई मीटिंग से मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने की उम्मीद जगी है। वहीं उन इलाकों के लोगों में भी खुशी है जहां से ये यात्रा होकर गुजरती है। ये रिपोर्ट देखिए। डोकलाम विवाद के बाद मानसरोवर यात्रा पूरी तरह बंद है। भारत की लाख कोशिशों के बाद भी चीन ने यात्रा के लिए मंजूरी नहीं दी थी। बीते 5 सालों से रिश्ते तो तल्ख बने ही हैं, साथ ही यात्रा पर रोक लगी है। लेकिन बीजिंग में NSA चीफ अजित डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई मीटिंग के बाद मानसरोवर यात्रा बहाल करने पर सहमति बन गई है। यात्रा बहाली की खबर से बॉर्डर इलाकों में लोग उत्साहित हैं। ये बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है। हम लोग सीमांत के लोग ये आशा करते हैं कि हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रारंभ हो जाएगी और जो भारत और चीन का जो ट्रेड है ये भी बहाल हो जाएगा और निश्चित तौर पर इससे सीमांत जनपद के जो हमारे सीमा के जो गांव हैं, गांव में रौनक लौटेगी। तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। 2020 से पहले हर साल हजारों भारतीय यात्री लिपुलेख दर्रे को पार कर ये यात्रा करते थे। यात्रा से जहां बॉर्डर के इलाकों को एक पहचान मिलती थी, वहीं पर्यटन को भी 4 चांद लगते थे। बेहतर होते रिश्तों से अब इंडो चाइना ट्रेड भी शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसके बंद होने से भारत के हजारों व्यापारी लंबे समय से संकट में हैं। हालात ये हैं कि बॉर्डर के व्यापारियों को नेपाल के रास्ते माल लाना पड़ रहा है। इस यात्रा से हमारे सीमांत क्षेत्र में अपार पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेंगी और यह यात्रा दोनों देशों के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यह यात्रा हमारे धार्मिक आस्था का केंद्र है हिंदू धर्म का और यह यात्रा हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि यात्रा दोबारा सुचारू की जाए। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड 2020 में बन गई थी, तभी से मानसरोवर यात्रा पर भी रोक लगी है।
ऐसे में अगर ये यात्रा बहाल होती है तो ये पहला मौका होगा जब यात्री दुनिया की सबसे दुर्गम पैदल यात्रा करने के बजाय लिपुलेख दर्रे तक आराम से सफर करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और अब देखिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से ये खास खबर। खुल गया महाकाल का खजाना। महाकाल मंदिर की इस साल की आय सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। देखिए आस्था का दान 165 करोड़ रुपए पार। महाकाल मंदिर में कुबेर का खजाना। खुल गया महाकाल मंदिर का खजाना। आस्था का दान 165 करोड़ पार। 2024 में भक्तों ने दिल खोलकर किया दान। जनवरी 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक मंदिर की आय। आस्था का प्रमुख केंद्र है प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग उज्जैन का महाकालेश्वर। महाकाल की नगरी में आकर श्रद्धालु खुद को किस्मत वाला समझते हैं। भक्तों के दर्शन का उत्साह बढ़ा और बड़ी चढ़ावे की राशि। महाकाल मंदिर का खजाना खुल गया। साल 2024 में दर्शन करने आए भक्तों ने दिल खोलकर दान किया है। महाकाल मंदिर में देखिए कुबेर का खजाना। दान पेटी में सोना चांदी कैश था, महंगी घड़ियां भी। कितना सोना चांदी दान किया गया आप भी सुनिए। पेटी से 399 किलो चांदी, 1533 ग्राम सोना। यही नहीं, भेंट पेटियों से भी करोड़ों की आय हुई है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए हर भक्त बेकरार रहता है। महाकाल बाबा को खास लड्डू का भोग लगता है। भांग और ध्वजा भी चढ़ाई जाती है। इससे मंदिर को कितनी इनकम हुई इस पर भी नजर दौड़ाइए। भेंट पेटियों से आए 43 करोड़ 85 लाख रुपए। भस्म आरती से बुकिंग 90 लाख 20 हजार रुपए। 53 करोड़ 50 लाख 14 हजार की लड्डू प्रसादी। शीघ्र दर्शन से आए 48 करोड़ 99 लाख रुपए। अभिषेक से आए 5 करोड़ 92 लाख 86 हजार। अन्न क्षेत्र 12 करोड़ 32 लाख रुपए। धर्मशाला बुकिंग 5 करोड़ 90 लाख रुपए। धर्मशाला बुकिंग बस सेवा की आय अलग है। 13 दिसंबर तक मंदिर की इनकम 165 करोड़ रुपए है। खजाने में नोटों और दूसरे सामानों की गिनती के लिए कर्मचारियों को विशेष सुरक्षा से गुजरना पड़ता है। सिक्योरिटी चाक चौबंद होती है। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाती है। अभी तक तो इस वर्ष में अभी दिसंबर का महीना बाकी है। लगभग 165 करोड़ रुपए की आय मंदिर समिति को हुई है और इससे श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्थाएं, अन्य क्षेत्र का संचालन और नए जो कंस्ट्रक्शन की गए हैं दानदाताओं के लिए अभी एक समिट भी करेंगे। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारा है वो है भक्त निवास। भक्त निवास को स्टार्ट करने के लिए आयोजित। महाकाल मंदिर समिति इस रिकॉर्ड तोड़ आय को मंदिर के विकास, सुविधाओं में सुधार और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेगी। उज्जैन से अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मेडिकल साइंस ने एक बड़ा चमत्कार किया है। कैंसर का इलाज ढूंढ लिया गया है और ये दवा रूस की तरफ से लाई गई है। बताया जा रहा है कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है और अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन देने की तैयारी कर रहा है। भारत में भी कैंसर के इलाज के लिए आशा और एआई का मिलन हुआ है। अब कैंसर का नहीं डर। बन गई कैंसर की वैक्सीन। आशा और एआई का मिलन। दूर होगी कैंसर की टेंशन।
कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैंसर के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कैंसर मरीजों की जान बचाने के लिए वैक्सीन बन गई है। ये दावा रूस ने किया है। दावा ये है कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन को बना लिया है और खास बात ये है कि रूस अपने देश के मरीजों को मुफ्त में वैक्सीन भी देगा। बताया ये जा रहा है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल कैंसर से बचाव के लिए नहीं, कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए भी किया जाएगा। रूस ने किया कमाल का दावा, कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा। 2025 में मार्केट में आएगी कैंसर वैक्सीन। अपने नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देगा रूस। तो दावा यह है कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर एंड्री काप्रिन ने कहा है कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी खुद की mRNA वैक्सीन विकसित की है। मरीजों को ये वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। तो वहीं गामांटा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी के डायरेक्टर अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग की माने तो कैंसर वैक्सीन के प्री क्लिनिकल ट्रायल में ये बात सामने आई है कि ये कैंसर को रोकता है। अभी तक ये साफ नहीं है कि ये टीका किस तरह के कैंसर के इलाज के लिए है। इस कैंसर के टीके का नाम भी अभी तक बताया नहीं गया है। दुनिया के और भी देश इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक के साथ कैंसर के इलाज के लिए एक समझौता किया है। कई देशों में चल रहे हैं प्रोजेक्ट। कैंसर का ढूंढा जा रहा है इलाज। ब्रिटेन का जर्मन कंपनी से समझौता। भारत में भी कैंसर के इलाज के लिए एम्स ने बड़ा प्लान तैयार किया है। ग्रामीण इलाकों में ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम और पैटर्न का पता लगाने की योजना है और इसके लिए होगा आशा और एआई का मिलन। आशा कार्यकर्ताओं की मदद से डाटा जमा किया जाएगा और एआई की मदद से स्टडी की जाएगी। कैंसर के इलाज के लिए एम्स का प्लान। ब्रेस्ट कैंसर के पैटर्न का लगाया जा रहा है पता। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता कम। गांव कस्बों में आशा कार्यकर्ता जमा करेंगी डाटा। एआई के जरिए पैटर्न की पहचान। कैंसर को खत्म करने के लिए दुनिया के कई देश कोशिशों में जुटे हैं। भारत में आशा और एआई की मदद लेने का प्लान है। रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ही दावा किया है और अगर ये दावा सही है तो ये मेडिकल साइंस की एक बड़ी उपलब्धि है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर कुत्ते का बच्चा पैदा होते ही भौं भौं नहीं करके म्याऊं म्याऊं करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? सुनकर दंग रह गए ना आप भी। तो ऐसा ही कुछ अजीब घटना देखने को मिली है मध्य प्रदेश के शहर रीवा में। आखिर मांजरा क्या है, आप भी देखिए। भौं भौं नहीं, मियाऊ मियाऊ। कुत्ते के बच्चे निकाले बिल्ली की आवाज। घर का दिखा। अजब एमपी की गजब तस्वीर। पपी बन गया बिल्ली का बच्चा। डीएनए टेस्ट से खुलेगा राज। मियाऊ मियाऊ, ये आवाज सुनकर आपको क्या लगेगा? यही ना कि ये बिल्ली के बच्चे हैं। अब दूसरे बच्चे की भी आवाज सुनिए। ये बच्चा भी मियाऊ मियाऊ कर रहा है। अब तीसरा बच्चा जो मियाऊ मियाऊ की आवाज नहीं कर रहा है, मतलब साफ है 2 बच्चे बिल्ली के हैं और तीसरा बच्चा कुत्ते का। लेकिन जो म्याऊ म्याऊ कर रहे हैं उसे कुतिया के बच्चे बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि कुतिया ने 2 बिल्ली के बच्चों को और 1 पपी को जन्म दिया। ये सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा। अरे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये दावा कुतिया को पालने वाला परिवार कर रहा है।
दोनों बच्चों की शक्ल बिल्ली के बच्चे की तरह है और आवाज भी म्याऊ म्याऊ की निकाल रहे हैं। उससे भी हैरानी की बात यह है कि तीनों बच्चे कुतिया से अलग ही नहीं हो रहे। फीड भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।